पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन जो हुआ वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने बस सिर उठाकर उसे एक गहरी नजर से देखा। फिर मैंने अपने कदम पीछे खींचे और उन दोनों से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। मेरे होठों पर एक बहुत ही नॉर्मल सी स्माइल थी। मैंने कहा, हेलो मिस्टर शीन, मैं बाय निंगमिंग का नॉर्मल दोस्त हूँ। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद रूम में फिर से रौनक आ गई। शेन हाओयू काफी ओपन नेचर का था और वो किसी से भी बात कर सकता था। वो हाथ में वाइन का गिलास लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने बहुत से लोगों को अपने साथ पीने और गेम्स खेलने के लिए बैठा लिया। खेलते खेलते जब वो मजे में था तो उसके हाथों में कार्ड्स होने की वजह से उसे खाने में दिक्कत हो रही थी। उसने किसी को उसे तरबूज के कुछ टुकड़े खिलाने के लिए कहा। बाय निंगमिंग ने बिना कुछ सोचे अपने फॉक से एक टुकड़ा उठाया और उसे खिला दिया। शेन हाओयू ने भी बिना कुछ सोचे समझे थोड़ा मुड़कर वो खा लिया और फिर उसका गिलास उठाकर आधी वाइन पी गया। मैं कुछ दूरी पर बैठा ये सब देख रहा था कि कैसे बाय निंगमिंग ने उस गिलास को पकड़ा हुआ था और उसे छोड़ नहीं रही थी। वो उसी गिलास से एक के बाद एक पैक पी रही थी और हर बार वो गिलास को ठीक वहीं से होठों से लगाती जहां से अभी अभी शेन हाओयू ने पिया था। आखिर में वो काफी नशे में हो गई, लेकिन बर्थडे का मेन फंक्शन तो अभी बाकी था। सबने बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया और उसे मोमबत्तियां बुझाकर विश मांगने के लिए कहा। शोरगुल से भरा कमरा अचानक शांत हो गया। मैं उठा, खुद केक लेकर आया और उस पर मोमबत्तियां लगा दी। मोमबत्तियों पर 28 का नंबर देखकर बाय निंगमिंग ने अपना सिर सहलाया, जैसे अपना नशा उतारने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में नशा साफ दिख रहा था। उसने पूरे रूम में देखा और फिर अपनी एक उंगली उठाते हुए कहा, इस साल मैं कोई विश नहीं मांगना चाहती, इसके बजाय मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने शेन हाओयू की तरफ इशारा किया। उसकी वो नशे में धुत लेकिन आग जैसी जलती हुई नजरें सीधा उसी पर टिक गईं। शेन हाओयू, तुम भी जल्दी ही 28 साल के होने वाले हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड है? ये सवाल सुनते ही आसपास खड़े सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। चारों तरफ से खुद पर टिकती हुई नजरों को देखकर शेन हाओयू थोड़ा चौंका। उसने जवाब दी, अभी तो नहीं है। कुछ पल के लिए वहां एकदम शांति छा गई। फिर पता नहीं किसने खुशी से चिल्लाते हुए वाओ कहा और अगले ही पल पूरे कमरे में हंगामा मच गया। नशे में धुत उसकी फ्रेंड्स खड़ी हो गईं और नशे में झूमती बाय निंगमिंग पर धक्का देते हुए उसके आसपास नाचने गाने लगी। अपने सामने इस पागलपन को देखकर भी मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मैं बहुत ही शांति से एक ऐसे नॉर्मल दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा था जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब रात के आखिरी पहर तक चलता रहा और आखिरकार वो बर्थडे पार्टी खत्म हुई। जब सब लोग चले गए तब मैंने बाय निंगमिंग को सहारा देकर कार में बैठी। वो अभी भी अपनी उसी खुशी में डूबी हुई। वो मेरी बाहों में गिर पड़ी और उसने अपने दिल की बहुत सी बातें कह डाली। वो रोती हुई आवाज में बड़बड़ा रही थी, शेन हाओयू, मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ ना। कोई और क्यों, मैं क्यों नहीं? मैंने तुम्हारा बहुत सालों तक इंतजार किया है। मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करती थी। आगे बैठा ड्राइवर पूरे रास्ते हमारी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब हम कार से बाहर निकल रहे थे तो उसने मुझे उस नशे में धुत लड़की को संभालते हुए देखा और वो मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार कर। मैंने ड्राइवर की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और बहुत ही काम टोन में कहा, वो शेन हाओयू से बहुत प्यार करती, लेकिन मैं शेन हाओयू नहीं हूँ। रात भर के हैंगओवर के बाद जब बाय निंगमिंग उठी तो उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गई। उसने मुझे पकड़ा और सफाई देने लगी। आफान, कल रात जैसे ही मैं क्लब पहुंची मुझे बहुत शराब पिला दी। मैंने शायद नशे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें कह दी होंगी। वो सब मैंने नशे में कहा था। तुम उन बातों को दिल पर मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे कल रात की बातें याद होंगी और ना ही मुझे ये उम्मीद थी कि वो इतना घटिया बहाना बनाएगी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही कामली उसकी इस एक्टिंग में उसका साथ दिया। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है। पता नहीं क्यों मेरे इस शांत चेहरे को देखकर और कल रात शेन हाओयू से मेरे इंट्रोडक्शन के रिएक्शन को याद करके बाय निंगमिंग को अचानक घबराहट होने लगी। वो जितना इसके बारे में सोचती उसे लगता कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए कहा, कल रात मैं सबके साथ शराब पीने में इतना बिजी हो गई कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दी। जियांगफान, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आज काम के बाद हम डेट पर चले? मैंने कहा, नाराजगी कैसी? मुझे दोपहर में कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे इतनी जल्दी मना करते देखकर बाय निंगमिंग और जिद करने लगी। वो किसी भी तरह इस चीज की भरपाई करना चाहती। मैं उसे मना नहीं कर पाया, इसलिए मुझे हाँ कहनी पड़ी। शाम को जब मैं कपड़े बदलकर बाहर निकलने ही वाला था तभी अचानक किन हाओ का मैसेज आ गया। आफान, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रेजिग्नेशन के बारे में नहीं बताया क्या? वो अभी तुम्हें ढूंढते हुए आई थी और बहुत गुस्से में लग रही। मैंने अभी मैसेज पूरा पढ़ा भी नहीं था कि बाय निंगमिंग का कॉल आ गया। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मेरी आंखों में एक सीरियसनेस आ गई। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कॉल उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से बाय निंगमिंग की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम्हारे कोलीग्स ने मुझे बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया है क्योंकि तुम शादी करने वाले हो। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या बहाना बनाऊं, तभी बिंग बिंग चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तब मुझे समझ आया कि बाय निंगमिंग को लग रहा था कि मैं उसे शादी के लिए फोर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी वो इतना भड़की हुई थी। मैंने उसे प्यार से समझाया, मैंने तो बस अपने कॉलीग से ऐसे ही मजाक किया था, शायद उन्होंने इसे सच मान ली। मैंने रिजाइन इसलिए किया क्योंकि मैं आजकल थोड़ा थका हुआ फील कर रहा था, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। मेरा ये एक्सप्लेनेशन सुनकर उसकी आवाज वापस नॉर्मल हो गई।
उसने कहा, आगे से ऐसे मजाक मत किया करो। मैंने धीमी आवाज में हाँ कहा। फिर मैंने सुना बाई निंगबिंग पूछ रही थी कि मैं कहाँ हूँ और क्या उसे मेरे पास आना चाहिए। मैं उसे अपना एड्रेस बताने ही वाला था कि तभी मुझे फोन पर किसी के हंसने की बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई। वो आवाज बिल्कुल शैन हायू जैसी थी, जो हाँ मेरे होठों तक आ चुकी थी। वो पल भर में नहीं में बदल गई। उसने भी तुरंत कॉल कट कर दी। स्क्रीन को काला पड़ते देखकर मैं खुद पर हंसने लगा। अगर वो सच में मेरे पास आना चाहती तो इतनी जल्दी फोन क्यों काटती? वो तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही थी और मैं बेवकूफ इसे सच मान बैठा। मैंने एक टैक्सी ली और उस रेस्टोरेंट पहुंच गया जहां हमारी बात हुई थी। मेरा नाम सुनते ही वेटर मुझे सीधा टॉप फ्लोर पर ले। जैसे ही मैंने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला, पूरी टेबल खाने से भरी हुई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर वेटर ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्लेन किया, मिस बाई ने 10 मिनट पहले कॉल करके खाना ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा है कि आप खाना शुरू कर दें, उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो फोन कॉल याद करके मेरे चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। अर्जेंट काम का मतलब पक्का वो शैन हायू के पास गई होगी। सच कहूं तो ये कोई झूठ भी नहीं था। आखिर उसके लिए अपने प्यार के साथ रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, चाहे वो कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधा रूम के अंदर चला गया। वेटर ने बहुत प्यार से मेरे लिए कटलेरी सेट की और मुझे हर एक डिश के बारे में बताने लगा। टेबल पर सजे हुए सी फूड को देखकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। यूरोप में बिताए उन सालों में मुझे वेस्टर्न खाने की आदत नहीं पड़ी थी, इसलिए मैं अक्सर सी फूड खाता था, जिससे मैं बहुत बोर हो चुका। वापस देश लौटने के बाद भी मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं पड़ी थी। अगर मैं पहले उसके साथ खाना खा रहा होता तो शायद इन डिशेस को देखकर मैं एडजस्ट कर लेता, लेकिन अब मैं खुद को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने अपना हाथ हिलाकर वेटर से वो सब वहां से हटाने को कहा। उसने कहा, मिस्टर जियांग, मिस बाई ने पहले ही इस महंगी टेबल का पेमेंट कर दिया है। क्या आप सच में इसे हटाना चाहते हैं? अगर हम सब हटा देते हैं तो हमारा रेस्टोरेंट रिफंड नहीं करेगा। मैंने अपनी भौहें उठाई, अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला और उसे पकड़ाते हुए कहा, मुझे पता है, पहले इन सबको हटा दो और जो मैं नया ऑर्डर करूं उसका बिल इस कार्ड से काट लेना। तुम फिक्र मत करो, मैं पे कर सकता हूँ। मेरा खाना खत्म होने तक बाई निंगबिंग वहां नहीं आई। मुझमें भी उसका इंतजार करने की एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए मैंने बिल पे किया और घर वापस आ गया। मैं अभी आधे रास्ते में ही था कि मेरे फोन पर कुछ मैसेजेस आए। अफान, क्या तुम आज रात घर से बाहर कहीं और रह सकते हो? हायू अचानक वापस आ गया है और उसका पुराना घर अभी साफ नहीं हुआ है, इसलिए वो वहां नहीं रह सकता। वो ठंड से जम गया है और उसके पेट में भी दर्द हो रहा है। उसे देखभाल की जरूरत है, तो क्या मैं उसे एक रात के लिए हमारे घर ला सकती हूँ? एक तरफ उसे शैन हायू की केयर करनी थी और दूसरी तरफ उसे ये डर भी था कि कहीं उसे हमारे बारे में पता न चल जाए। हमारा रिलेशनशिप सच में कितना मजाकिया हो गया था। इस बार मैं बाई निंगबिंग के इस नाटक में उसका साथ देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने सीधा उससे पूछा, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? तो फिर हमें अपना रिलेशनशिप उससे क्यों छिपाना चाहिए और तुम इसे कब तक छिपाना चाहती हो? मैसेज भेजने के बहुत देर बाद उसका रिप्लाई आया। बाई निंगबिंग ने कोई सफाई नहीं दी, बस एक डेट लिखकर भेज दी, 18 जनवरी। अगर ये पहले की बात होती तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसने ये डेट क्यों चुनी है, लेकिन अब मुझे पता था कि 18 तारीख को शैन हायू का बर्थडे है। अगर उस दिन शैन हायू अपना प्रॉमिस पूरा करता है और उसके साथ आ जाता है तो वो बिना कुछ सोचे मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, और अगर उस दिन शैन हायू उसे मना कर देता है तो वो वापस आकर मुझसे शादी कर लेगी। वो सवाल पूछने के बहाने उसके दिल की बात जानना चाहती है। अगर वो मना कर दे तो उसे संभालने के लिए मैं उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड तो हूं ही। फिर वो कह देगी कि ये सिर्फ एक मजाक था, चाहे उसे आगे बढ़ना हो या पीछे हटना हो, उसके पास हर चीज का परफेक्ट सोल्यूशन था। मुझे तो उसकी इस चालाकी पर दाद देनी चाहिए, लेकिन अफसोस, मैं अब उसकी लाइफ में और बैकअप प्लान बनकर नहीं रहना चाहता था। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं, सीधा अपना फोन स्विच ऑफ कर दी और कैब वाले को एक होटल का एड्रेस बता दिया। सोने से पहले मैंने थोड़ी शराब पी और अगली दोपहर को ही मेरी आंख, मैं टाइम देखना चाहता था। जैसे ही मैंने फोन ऑन की, उसमें दर्जनों नए मैसेजेस आ गए। इनमें से ज्यादातर बाई निंगबिंग के थे और कुछ उसकी फ्रेंड्स के। उसमें लिखा था, तुम कहाँ हो? तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे, ना ही मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे? हमें डराओ मत। बिंग बिंग पागलों की तरह पूरी रात तुम्हें ढूंढती रही। इल्जामों से भरे इन मैसेजेस को देखकर मैं हंस पड़ा। क्या फोन स्विच ऑफ करके सो जाना डराना होता है? और वैसे भी उन सबको पता था कि बाई निंगबिंग सबसे ज्यादा प्यार शैन हायू से करती है। क्या उसे सच में मेरी कोई परवाह थी? मैं यही सोच रहा था कि तभी बाई निंगबिंग का कॉल आ गया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा। उसने कहा, आफान, हायू बस एक रात रुकने के लिए आया था। क्या तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत है? अगर तुम खुश नहीं थे तो अपना गुस्सा इस तरह तो नहीं निकालना चाहिए था। मुझमें उसे और एक्सप्लेन करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने बहाना बना दी। मैंने कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए वो अपने आप स्विच ऑफ हो गया। अगर पहले की बात होती तो बाई निंगबिंग मेरी इस बात पर यकीन कर लेती, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे शक हो गया। उसने पूछा, तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं पहले तुमसे हमेशा कांटेक्ट कर पाती थी, सिर्फ कल रात ही तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था? उसके इस सवाल ने मुझे चौंका दिया और मुझे पुरानी बातें याद आ गई। कुछ साल पहले एक रात बाई निंगबिंग के पेट में बहुत दर्द, वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से मुझे कॉल लगी। ये सुनकर मैं तुरंत उठा और उसके लिए दवा लेकर गया। पिछले साल जब वो बिजनेस ट्रिप पर विदेश गई थी तो वहाँ 7-8 घंटे का टाइम डिफरेंस। बाई निंगबिंग को यहाँ का टाइम याद नहीं रहा और उसने रात के 3-4 बजे मुझे एक डॉक्यूमेंट के लिए कॉल कर दी। मैंने अपनी नींद उड़ाई और उठकर कंप्यूटर पर उसके लिए वो डॉक्यूमेंट ढूंढा। 3 महीने
महीने पहले ही मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। मैं बस ऑपरेशन थिएटर से बाहर ही आया था और एनेस्थीसिया का असर भी पूरी तरह से नहीं उतरा था, तभी उसका मैसेज आया कि उसे मिल्क टी पीनी है। मैंने एक नर्स से रिक्वेस्ट करके उसके लिए वो भिजवाई। ये सारी छोटी छोटी चीजें इस बात का सबूत थीं कि मैं उससे कितना प्यार करता था, लेकिन अफसोस मैं चाहे कुछ भी कर लूं वो कभी ये सब नहीं देख पाया। ये सब सोचकर मेरी आवाज में एक दर्द भरी मुस्कान आ गई जिसे मैं रोक नहीं पाया। मैंने कहा, मैं बस डरता था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं वहां ना रहूं, लेकिन कल तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। मेरी इस अजीब सी टोन को सुनकर बाई निंगबिंग अंदर ही अंदर चौंक गए। 7 साल के रिलेशनशिप में मैंने हमेशा उसकी बात मानी। हम दोनों में कभी लड़ाई नहीं। बहुत सी चीजें जो वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी मैंने उनके लिए कभी उसे फोर्स नहीं किया। अगर कभी मैं थोड़ा अपसेट भी होता तो थोड़ा सा